लव मैरिज देवरानी लाई दहेज में ड्रम कूलर। आपको मेरी शादी ही तो करवानी है माँ, तो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, आप उससे मेरी शादी करवा दीजिए। चल बेटा ठीक है, वैसे भी आजकल बच्चों की शादी जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए, बहुत उल्टे सीधे केस सुनने को मिलते हैं शादी के प्रति। चल फिर ठीक है। माँ वैसे दहेज का क्या हिसाब किताब रहेगा? मेघना बहुत गरीब परिवार की लड़की है। अरे बेटा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दूर खड़ी सपना ये सब सुनकर, अरे माँ जी देवरानी जी से दहेज नहीं लेंगी, मुझसे तो भर भर के दहेज लिया था इन्होंने। अच्छा तो देवर जी भी किसी लड़की को पसंद करते हैं, बताया भी नहीं अपनी भाभी से। अरे नहीं, मैं तो बस बताने ही वाला था। अब पूरे विधि विधान के साथ वरुण अपनी मनपसंद लड़की से शादी करता है। मेघना का गृह प्रवेश हो रहा होता है, जहां मेघना अपने साथ दहेज में ड्रम कूलर लेकर आई हुई होती है। जब देवरानी जी को सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, तो ये देवरानी जी अपने साथ प्लास्टिक का ड्रम कूलर क्यों लेकर आई हैं? आओ बहू रानी घर के अंदर आओ। वैसे बहू ये क्या है, ड्रम के आकार का कूलर? माँ जी, देवरानी जी आपको दहेज में और कुछ नहीं मिला लाने को, जो आप ये खटारा ड्रम कूलर बना कर ले आई हैं? अरे तुम दोनों सास और जेठानी की बातें खत्म हो गई होंगी तो बहू को अंदर ले आओ, उसे गर्मी लग रही होगी। अगले दिन सुबह मेघना अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। क्या बात है बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। शुक्रिया माँ जी। इसी तरह अगले दिन शाम को मेघना के कमरे के दरवाजे को खटखटाती सपना। अरे देवरानी जी क्या कर रही हो कमरे के अंदर? देखो शाम हो गई है, रात के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? तभी दरवाजे के बाहर आवाज आती है। हाँ जेठानी जी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं कूलर में पानी भर रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। भैंस की आंख, यहाँ मुझे इतनी गर्मी लग रही है और वहाँ देवरानी जी अपने खटारा ड्रम कूलर में पानी भर रही है, हद हो गई है। ठीक है, फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाइएगा। 1 से 1.5 घंटे बाद मेघना कमरे से बाहर आती है। भर लिया आपने अपने खटारा ड्रम कूलर में पानी, चलिए अब खाना बना लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में मिलकर खाना बनाती हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। तभी उस रात वरुण गर्मी से परेशान होता हुआ, इतनी तेज गर्मी लग रही है और तुमने अपना ये कूलर क्यों बंद कर रखा है? इसे चलाओ ना, कम से कम घर में थोड़ी तो ठंडक होगी। क्या कूलर? उसकी तो तार जल गई है, वो तो नहीं चल पाएगा। हो, मुझसे तो इतनी गर्मी में सोया ही नहीं जा रहा है, मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह जब वरुण सीढ़ियों से बिस्तर लेकर उतरता है तो उसकी माँ और उसकी भाभी ये सब देखकर, अरे बेटा तू रात कमरे में ना सोकर छत पर क्यों सो रहा था? हाँ देवर जी, आप छत पर क्यों सो रहे थे? आपके कमरे में तो कूलर है। तभी वहाँ मेघना आती है। वरुण जी उठ गए आप? हाँ उठ गया। अच्छा सुनो, चलो मैं तुम्हारा खराब ड्रम कूलर ठीक कर देता हूँ, कल रात खराब हो गया था ना। क्या ड्रम कूलर खराब हो गया? कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, जा ठीक कर दे बेटा। वरुण हाथ में पेचकस प्लास लेकर ड्रम कूलर की तरफ बढ़ता है कि तभी मेघना, अजी रुकिए, कूलर मत छूइए, वो आपसे ठीक नहीं होगा, ऐसे मैं ही ठीक कर पाती हूँ, और एक तार ही तो टूटी है, वो मैं खुद ठीक कर लूंगी, आप नहा धोकर ऑफिस चले जाइए। दूर खड़ी सपना, अरे ये देवरानी जी इतना घबरा क्यों रही हैं और कूलर भी नहीं छूने दे रही हैं देवर जी को? आखिर ऐसा क्या है इस ड्रम कूलर में, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह अगले दिन मेघना मार्केट जाती है और कुछ देर बाद काले रंग की पन्नी में सामान भर कर लाती है। ये इतने बड़ी काली पन्नी में क्या है बहू? कुछ नहीं पिताजी, बस मेरा कुछ निजी सामान है। मेघना पन्नी को लेकर अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी, शॉपिंग पर गई थी क्या देवरानी जी? पर ये काली पन्नी किसी ब्रांड की तो नहीं लगती, कहाँ गई थी आप? मैं पास की दुकान पर गई थी अपना निजी सामान लेने। अब काली पन्नी देखकर तो जेठानी जी आप समझ सकती हो ना कि एक औरत क्या ही लेकर आई होगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जाओ जाओ। अब मेघना झटपट से अपने कमरे के अंदर घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अरे देवरानी जी, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? तभी बंद दरवाजे से बाहर आवाज आती है, वो जेठानी जी, ड्रम कूलर में पानी भर रही हूँ बस इसीलिए। ये देवरानी जी अपने ड्रम कूलर में पानी दरवाजा बंद करके क्यों भरती है? इनके खटारा ड्रम कूलर में कोई नौलखा हार छुपा हुआ है क्या, जो कोई चुरा लेगा? हद हो गई मतलब। ठीक है मैं जा रही हूँ फिर देवरानी जी। इसी तरह अगले दिन आस्था के घर में उससे मिलने उसकी पड़ोसन सरिता आती है और सरिता जाते ही मेघना के कमरे में बैठ जाती है, जहां उसकी नजर ड्रम कूलर पर जाती है। और ये बाबा, ये क्या है? अभी नीले ड्रम का दहशत हमारे दिल से निकला भी नहीं कि आस्था की बहू ड्रम कूलर ले आई दहेज में। हाय रब्बा आस्था, हरिओ आस्था। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही है? आ तो रही हूँ।
हाँ ठीक है, ये बता तेरी बहू ये ड्रम कूलर क्यों लाकर रखी है घर में? तुझे पता है नीला ड्रम, जब एक औरत अपने घर लाई थी तो उसने उस ड्रम में क्या किया था? हाँ सरिता, याद तो है मुझे, पर ये ड्रम थोड़ी है, ये ड्रम कूलर है। अरे क्या पता जिसे तू ड्रम कूलर समझ रही हो वो अंदर से ड्रम हो। ये भगवान, क्या बोल रही सरिता, मेरा तो जी घबरा रहा है। अब तू देख ले, आज था मेरा काम था तुझे समझाना। तभी अगले दिन सुबह आस्था अपनी बड़ी बहू के साथ मेघना के कमरे में आकर, छोटी बहू बहुत गर्मी लग रही है, चल जरा ये अपना ड्रम कूलर चला तो। हाँ हाँ देवरानी जी, अब इसे जल्दी चला दीजिए, गर्मी से बहुत हालत खराब हो रही है। क्या ये ड्रम कूलर चलाना है? पर माँ जी अभी तो ये नहीं चल पाएगा। दरअसल इसकी मोटर में कोई दिक्कत आ गई है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो शायद मोटर गर्म हो गया है। मैं कमरे का पंखा ऑन कर देती हूँ। नहीं रहने दे बहू, पंखे की हवा तो मैं अपने कमरे में भी खा लूंगी। चल बड़ी बहू। कमरे के बाहर खड़ी आस्था और सपना, देखा माँ जी, आखिर देवरानी जी ने अपना ड्रम कूलर नहीं चलाया ना। आप मानिए ना मानिए, इस ड्रम कूलर के अंदर कोई तो राज छुपा है। कहीं इस ड्रम कूलर के अंदर सोने जेवरात तो नहीं? नहीं बड़ी बहू, सोने जेवरात नहीं हो सकते, क्योंकि ये गरीब घर से है। मेरे बेटे ने कहा था, क्या पता इसकी माँ ने इस ड्रम कूलर में कोई जादू टोना करके भिजवाया हो। तभी अगले दिन रात में वरुण गर्मी से परेशान होकर ड्रम कूलर चलाने जाता है। वरुण जी, कूलर मत चलाइए। क्यों, तुम्हारे ये ड्रम कूलर आज फिर खराब है? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये ड्रम कूलर कभी हवा देता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आज तक तुम्हारे ड्रम कूलर की हवा खाई ही नहीं। पता नहीं ये ड्रम कूलर है या कोई पुश्तैनी खजाना जो न कभी खुलता है न कभी चलता है। अब देखते ही देखते पूरे परिवार का शक ड्रम कूलर के प्रति बढ़ता ही जाता है। तभी एक दिन आस्था सपना वरुण के साथ मिलकर, बेटा सुन, जब तक बहू बाहर गई है चल हम उसके ड्रम कूलर को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसका ये ड्रम कूलर है कैसा, जिसमें पानी तो भरते हैं लेकिन कभी चलता नहीं। हाँ माँ, ये तो मुझे भी जानना है। और मुझे भी। वरुण पेचकस प्लास लेकर ड्रम कूलर के विंडो को खोलने लगता है। वरुण जैसे ही पेचकस घुमाता है, विंडो के साथ साथ कूलर में लगी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है, जैसे मानो उसको फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हो। हैं? एक झटके में इसके तो पुर्जे पुर्जे बाहर आ गए देवर जी। एक सेकंड भाभी, फोन का टॉर्च जलाकर दीजिए तो। ये लीजिए देवर जी। माँ भाभी, ये कोई ड्रम कूलर नहीं बल्कि साधारण नीला ड्रम है जिसके अंदर बच्चों के ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। क्या बच्चों के कपड़े? तभी वहां मेघना आती है। मेघना, ये सब क्या है? आखिर आपने मेरा ये ड्रम कूलर खोल ही दिया ना। हाँ बहू, पर ये कोई ड्रम कूलर नहीं, साधारण ड्रम है जिसमें ढेर सारे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। ये सब क्या है बहू, कुछ बताएगी माजरा क्या है? वो दरअसल माँ जी, मैं इस ड्रम में पूरे साल मिलकर छोटे बच्चों के कपड़े जमा करती हूँ खरीद कर। उसके बाद मैं इन कपड़ों को अनाथ बच्चों को दान में दे देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो भी ऐसा ही करती थी। अब मेरी माँ तो चली गई, पर मेरी माँ के कुछ कर्तव्य हैं जो मैं आज तक निभा रही हूँ। मुझे लगा आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस ड्रम को इस घर में कूलर बनाकर लाई। अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात थी बेटी, तू तो मेरी लक्ष्मी बहू निकली। इस ड्रम कूलर की सच्चाई जानकर तो मेरा दिल खुश हो गया। तुम तो बहुत नेक दिल निकली देवरानी जी। आज से तुम्हें इस ड्रम में कपड़े जमा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से हम दोनों पूरे साल मिलकर छोटे बच्चों के कपड़ों को जमा करेंगे और मिलकर उन्हें दान करेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप मेरी अंतरात्मा के विचार को समझ पाए। वैसे मेघना, आज तुमने ये साबित कर दिया कि संपत्ति दहेज में नहीं होती बल्कि संस्कारों में होती है। छोटा सा ड्रम भी बड़ा सपना पूरा कर सकती है। इस दिन के बाद से मेघना के साथ साथ मेघना के ससुराल वाले भी अनाथ बच्चों को कपड़ा दान करने लगते हैं। हमारे पास तो काफी कम बोरे हैं, इससे क्या ही हमारी छत ढकेगी। ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमें, अब जितने हैं उनसे ही काम चलाना होगा। बोरे तो अच्छे से गीले हो चुके हैं, चलो अब इन्हें छत पर अच्छे से बिछा देते हैं। रोशनी लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से छत पर चढ़ती है और उन बोरों को अच्छे से छत पर बिछा देती है। साथ ही ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देती है। थोड़ी देर में उन गीले बोरों की वजह से उनके घर के अंदर हल्की हल्की ठंडक होने लगती है। हमारा तो जुगाड़ कमाल का निकला, देखो घर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब रोज ऐसा ही करेंगे तभी इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकेगी। पांचों बहुएं अब खुश होकर अब घर के कामों में लग जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में दोबारा से उन सबको घर के अंदर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले कितनी ठंडक थी घर में, यहाँ अचानक पहले जैसा गर्मी का माहौल क्यों हो गया? लगता है ज्यादा गर्मी के चलते सारे गीले बोरे सूख गए और अब दोबारा घर के अंदर गर्मी होने लगी। अब बार बार तो उन बोरों को गीला नहीं कर सकते ना, ये जुगाड़ भी हमारा नाकामयाब रहा। पांचों बहू के पतियों की कुछ समय पहले ही शहर में नौकरी लगी थी, जिसके चलते घर में रखे कूलर को बेचकर पैसों का जुगाड़ करके पांचों नौकरी के लिए शहर चले गए थे।
बिना कूलर के घर में पांचों बहू की गर्मी से काफी हालत खराब थी। बोरे के जुगाड़ के साथ साथ पांचों बहुएं गीली मिट्टी और गोबर से भी घर की लिपाई करती हैं, लेकिन इससे भी उन्हें गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिल पाती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आज एक पोस्टमैन उनके घर चिट्ठी लेकर आता है। क्या लिखा है चिट्ठी में? हमारी ताई सास ने नया घर बनवा लिया, जिसकी खुशी में वो लोग एक पार्टी कर रहे हैं और उसी के लिए हम सबको बुलाया है। चलो इसी बहाने शहर घूम आएंगे और साथ ही साथ थोड़ा गर्मी से भी छुटकारा तो मिलेगा ही। हमारी ताई सास तो वैसे भी कितनी अमीर है, उनके घर में तो कूलर क्या एसी भी लगे होंगे। 2 दिन बाद पांचों बहुएं अब अच्छे से तैयार होती हैं और गांव से बस पकड़कर सीधा शहर की तरफ निकलती हैं। कुछ ही देर में पांचों बहुएं शहर पहुंचती हैं और सीधा अपनी ताई सास के घर जाती हैं। अपनी ताई सास का इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर, ये घर है या कोई महल, लगता है काफी पैसा लगाया इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, इस महल के सामने तो हमारा वो छोटा सा घर किसी मिट्टी के रेत के तिनके के बराबर दिखेगा। पांचों घर देख रही होती हैं कि तभी रोशनी की नजर आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ पर जाती है। उन पेड़ की डालियों पर एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ था, जिसमें सभी बच्चे खेल रहे थे। वो देखो, वो क्या है, पेड़ पर घर। आज तक तो सिर्फ जमीन पर ही घर देखे थे, लेकिन पहली बार पेड़ पर घर देख रही हूँ। और ये आ गए तुम लोग, पता है कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे सोमलता, ये छोड़ो और ये बताओ कि ये तुम्हारे आंगन में जो पेड़ है, इस पर ये घर कैसे बना? और ये बच्चे, क्या इन्हें डर नहीं लग रहा अगर ये घर टूट के नीचे गिर गया तो? इसे ट्री हाउस कहते हैं, यानी पेड़ घर। आजकल तो लोग अपने बड़े बड़े गार्डन में इन पेड़ों पर ऐसे ही घर बनाते हैं। गर्मियों का मौसम भी है तो बच्चे इसमें जाकर खेलते हैं। ऊपर से पेड़ पर घर बने होने की वजह से यहाँ काफी ठंडक भी रहती है। अच्छे से उस ट्री हाउस को देखने के बाद अब पांचों बहुएं घर के अंदर आती हैं और पार्टी एंजॉय करती हैं। पार्टी खत्म होने में काफी समय लग जाता है, जिसके चलते जब सभी बहुएं बस स्टैंड पर जाती हैं तो देखती हैं कि गांव जाने की सारी बस अब निकल चुकी है। ये भगवान, आखिरी बस भी निकल गई। अब क्या करें हम? शाम होने से पहले घर पहुंचना भी जरूरी है। पैदल भी निकलेंगे तो 3 घंटे तो लग ही जाएंगे गांव पहुंचते हुए। इतनी देर नहीं लगेगी। मुझे एक छोटा रास्ता पता है जिससे हम 1 घंटे में ही अपने गांव पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें जंगल से होकर गुजरना होगा। वो जंगल हमारे गांव से ही मिलता है। घर पहुंचना जरूरी था, इसलिए सभी बहुएं जंगल के रास्ते होकर अपने गांव जाने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें जंगल के एक हिस्से में बड़ी सी नदी दिखाई देती है। उस नदी के बीचों बीच एक बहुत घना बड़ा पेड़ था, जिसे देखकर, अरे वो पेड़ तो देखो, बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। भला नदियों में भी पेड़ होता है क्या? यहाँ तो एक पुरानी नाव भी है, चलो इसमें बैठकर उस पेड़ के पास जाते हैं। नदी किनारे ही पुरानी नाव खड़ी थी, जिसमें बैठकर अब पांचों बहुएं नदी के बीचों बीच लगे उस पेड़ के पास जाती हैं और सीधा पेड़ पर चढ़कर टहनियों पर बैठ जाती हैं। यहाँ से सारा जंगल कितना सुंदर लग रहा है ना। और वो देखो, मुझे तो यहाँ से शहर की रोड भी दिखाई दे रही है। अरे मुझे तो वो याद आ गया, सोमलता के आंगन में जो पेड़ पर घर बना था ना, वो भी तो इसी तरह के पेड़ पर बना था। सही कहा था सोमलता ने, पेड़ों के ऊपर ठंडक तो काफी रहती है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि क्यों ना हम भी उस पेड़ घर की तरह ही इस पर भी एक घर बना ले, फिर हमारे पास भी पेड़ घर होगा। और यहाँ तो गर्मी भी नहीं है, शहर भी यहाँ से काफी पास है। मेरे मन में भी कब से यही बात चल रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोली कि कहीं तुम लोग मुझे पागल ना समझो। यहाँ काफी ज्यादा ठंडक है और पानी तो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे ही है, तो हमें तो यहाँ ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कम से कम उस भट्टी जैसे घर में छुटकारा तो मिलेगा। पांचों बहुएं एक दूसरे से सलाह मशवरा करके अगले ही दिन नदी के बीचों बीच बने उस पेड़ घर पर घर बनाने की तैयारी कर लेती हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले ढेर सारी लकड़ियां और घास फूस को इकट्ठा करती हैं। उस पेड़ पर 2 मोटी मोटी डालियां हैं, हम उन पर ही अपना घर बनाएंगे, वो काफी ज्यादा मजबूत है। घर बनाने के लिए लगभग हमने सारा सामान ले लिया है, और मैं तो पड़ोस वाली काकी से गोंद का डब्बा भी ले आई थी। क्या पता अगर केवल खत्म हो जाए तो ये गोंद का डब्बा घर बनाने में काम आए। अब सारा सामान उस नाव पर रखकर सीधा उस पेड़ तक पहुंच जाती हैं और अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सामान लेकर पेड़ की डालियों पर चढ़ते हुए अपना छोटा सा पेड़ घर बनाने की शुरुआत करती हैं। मेरी मानो तो हम इस तरफ छोटा सा घर बनाते हैं और उस तरफ रसोई के लिए छोटा सा कमरा बना लेंगे। अगर एक ही डाली पर इतनी सारी चीज बनाएंगे और एक साथ हम रहेंगे तो डाली टूटने का भी डर होगा। बरखा ठीक कह रही है, नहाने के लिए तो हम सीधे नदी में ही चले जाएंगे, रसोई के लिए इस डाली पर एक कमरा बना लेते हैं। तो तुम लोग इन दोनों डालियों पर घर बनाना शुरू करो। अच्छे से लकड़ी की कटाई के बाद अब कील हथौड़े की मदद से पांचों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। शाम तक वो लगभग आधे से ज्यादा घर बना लेती हैं। मेरे ख्याल से अब हमें बाकी का काम चालू करना चाहिए। अंधेरा होने को आ गया और फिर अंधेरे में जंगल से होकर जाना भी सुरक्षित नहीं है।
जल्दी से नदी किनारे आती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन फिर से सभी बहुएं सुबह सुबह आकर अपना घर बनाने की शुरुआत कर देती हैं और अब दोपहर तक उनका पेड़ घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा पेड़ घर बनकर तैयार हो गया, वो भी इतना सुंदर। इसे तो अभी हमें और ज्यादा सुंदर बनाना है। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग इस पर पेंट भी कर देते हैं, फिर तो हमारा घर और सुंदर लगेगा। उससे पहले हमें अपने गांव वाले घर से सारा जरूरी सामान यहाँ लाकर रखना होगा। हम कल से यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से अब पांचों बहुएं अपने भट्टी जैसे घर को छोड़कर आखिरकार पेड़ घर पर आ जाती हैं, जहां एक तरफ कुछ बहुएं पेड़ घर पर खाना बना रही थी तो कुछ सफाई में लगी हुई थी, तो वहीं नदी में नहाते हुए कुछ वहीं कपड़े धोती हैं। नदी में पेड़ पर बीचों बीच घर होने के भी अपने ही कितने फायदे हैं। एक तो गर्मी से राहत मिलती है, ऊपर से 2 कदम पर ही नदी, खाना बनाना, बर्तन, कपड़े सब धोना कितना आसान हो जाता है ना। वही तो। और मैं एक राज की बात बताऊं, कल मैंने इस नदी में कुछ मछलियां भी देखी थी। अगर हम चाहे तो उन मछलियों को पकड़कर बेच भी सकते हैं, इससे हमारे गुजारा भी चल जाएगा। मछली पकड़ने के साथ साथ उन सबको अब नदी किनारे सीप वगैरह भी मिल जाती हैं। तो वहीं नदी के कुछ हिस्सों में कमल, ककड़ी जैसी सब्जियां भी उगी हुई होती हैं, जिन्हें बेचकर उन पांचों बहू का अच्छे से गुजारा चल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जून का महीना नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है। कितनी ठंडक रहती है यहाँ। गर्मी तो मानो जैसे इस जगह छू ही नहीं पाती। वो तो है। अच्छा, मैं एक बात बताना तो तुम लोगों को भूल ही गई। कल जब मैं गांव की तरफ गई थी तो पड़ोस वाली काकी के घर पर हमारी चिट्ठी आ रखी थी। उसमें लिखा था कि 2 दिन बाद हमारे पति वापस आ रहे हैं। 2 दिन बाद हम लोग सीधा गांव जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं। सीधा उन्हें यहीं लेकर आएंगे। 2 दिन बाद समय से पांचों बहुएं गांव पहुंचती हैं और अपने पतियों को अब नदी के बीचों बीच बने उस पेड़ घर पर लेकर जाती हैं, जिसे देख। अरे हमारी पत्नी इतनी जुगाड़ू निकलेंगी ये हमें नहीं पता था। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। हम तो बेखामती में शहर में सोच सोच कर परेशान थे कि गर्मी में तुम लोग कैसे रह रही होगी। लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ और रहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने शहर में ही घर ले लिया है और वहाँ सहूलियत का भी सारा सामान है। कुछ दिनों में हम शहर निकल जाएंगे। ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन हम इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे और जब भी हमारा मन करेगा हम वापस यहाँ जरूर आएंगे। कुछ दिनों में पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ शहर निकल जाती हैं। जब भी शहर में ज्यादा गर्मी होती या उन पांचों बहुओं को अपने पेड़ घर की याद आती तो वो कुछ ही देर में जंगल के रास्ते होकर नदी के बीचों बीच बने अपने पेड़ घर पर आ जाती और काफी अच्छा वक्त गुजारती हैं।